वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। तो यहाँ पर है हमारा न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, यानी कि मतलब सोशल यानी कि सामाजिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक कौन कौन से ग्रुप्स बने। तो जो स्टडी है ना हज़ारों सालों की, सेवन सेंचुरी से 17 सेंचुरी तक की जो स्टडी है ना, वो हिस्टोरियंस यानी कि जो अब पास्ट के बारे में पता लगाते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया इस टाइम में स्टडी करना। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हुई उस पीरियड में। इसलिए एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजी मेड देयर अपीयरेंस, यानी कि इस पीरियड में अलग अलग मोमेंट्स पे, अलग अलग टाइम पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ने अपना अपीयरेंस बनाया। जैसे कि लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? खेतों की सिंचाई करना। ठीक है, आपने पर्शियन व्हील जो होते हैं ना, वो इरिगेशन में हेल्प यूज़ आते थे। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, जो स्पिनिंग व्हील थे वो बुनाई वीविंग में यूज़ आते थे। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। कॉम्बैट क्या होता है? कॉम्बैट होता है युद्ध। ठीक है, और फायर आर्म्स क्या होता है? मतलब जो ऐसे शस्त्र या फिर आप कह सकते हो ऐसे बॉम्ब या फिर ऐसे जिससे मतलब आग लग जाए या फिर कहीं पे ब्लास्ट हो जाए। न्यू फूड्स और नए खाने आए, नए पीने की चीज़ें आई। बेवरेज क्या होता है? जिसे हम पी सके, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, ये सब हमारे सब कॉन्टिनेंट में हमारे न्यू फूड आए, बेवरेजेस आए, स्पिनिंग व्हील आए, पर्शियन व्हील आए, फायर आर्म्स आए। ठीक है, और कुछ फसलें भी आई जैसे कि पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स कैसे आई? ये न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू क्रॉप्स कैसे आई? वो लोगों के साथ आई। लोगों के आइडियाज़ इन सब टेक्नोलॉजीज़ को लाए। एज अ रिज़ल्ट जो पीरियड था ना, ये इकोनॉमिक यानी कि मतलब पैसों से चीज़ें, पैसों से मतलब रिलेटेड, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, यानी कि जो हमारी राजनीति होती है। ठीक है, गवर्नमेंट होती है। सोशल यानी कि सामाजिक, जो लोग होते हैं। कल्चरल यानी कि मतलब रीति रिवाज से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस आए। किन से चेंजेस आए? इकोनॉमिक यानी कि पैसों से रिलेटेड, पॉलिटिकल यानी कि राजनीति से रिलेटेड, सोशल यानी कि समाज से रिलेटेड, कल्चरल यानी कि हमारी सभ्यता। ठीक है, यानी कि जो हमारे मतलब रीति रिवाज होते हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस आए। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस। इन चेंजेस के बारे में आप चैप्टर नंबर 5, 6, 7 में पढ़ोगे। तो यही पीरियड था ग्रेट मोबिलिटी का, ग्रेट गतिशीलता का। ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो जो रफ्तार में रहे। ठीक है, जो कि कंटिन्यूटी में रहे। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स जो है ना वो दूर दूर तक जाते थे। किसके लिए? अपॉर्चुनिटी। वो अपॉर्चुनिटी यानी कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसकी? एक जॉब की। द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून। अब जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, जो इंडिया है ना, उसमें पहले लोग अपना फॉर्च्यून आजमाने आते थे। फॉर्च्यून क्या होता है? फॉर्च्यून होता है किस्मत। ठीक है, अच्छी किस्मत आजमाने के लिए लोग हमारे इंडिया में आते थे। क्योंकि पहले इंडिया को क्या कहा जाता था? पहले इंडिया को सोने की चिड़िया क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया बोला जाता था। किसको? इंडिया को। ठीक है, तो बहुत अमीर देश था पहले, सबसे अमीर देश इंडिया ही था। तो इसलिए लोग मतलब अपने अपॉर्चुनिटी के लिए, अपनी जॉब्स के लिए लोग इंडिया आते थे। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड, इस टाइम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रुप था ना इंडिया में, वो था कौन सा था? राजपूत्स। राजपूत्स मतलब राजपुत्र, जो किसी रूलर के बेटे थे। ठीक है, किसी भी शासक के, किसी की मतलब राजा के। तो राजपुत्र यानी कि उससे आया राजपूत। तो 8th और 14th सेंचुरी में जो टर्म है ना, ये राजपूत जो टर्म है ना, ये ज़्यादातर वॉरियर्स यानी कि जो योद्धा होते हैं, यानी कि क्षत्रिय कास्ट की स्टेटस के लोगों के लिए भी यूज़ किया जाने लगा। द टर्म इंक्लूडेड
नॉट जस्ट रूलर्स। अब इस थोड़े फिर बाद में जो ये टर्म था, कौन सा टर्म था, जो राजपूत टर्म था ना, वो सिर्फ उसमें रूलर्स ही नहीं आते थे, बल्कि और तो और मतलब चीफटेन्स, जो मतलब चीफटेन्स होते थे, रूलर्स और चीफटेन्स ही नहीं आते थे, सोल्जर्स और कमांडर्स भी आते थे, जो कि आर्मीज में मतलब हेड होते थे, मोनार्क्स भी, ठीक है। अच्छे एक मिनट, a chimeric code of conduct, extreme valor, and a great sense of loyalty were their qualities attributed to Rajput by their poets and bards। यानी कि अब देखिए इसका ये देखिए मतलब क्या है इसका, जो राजपूत होते थे ना, उनको उनके पोएट्स और बार्ड्स क्या बोलते थे कि वो बहुत मतलब चाइमेरिक मतलब क्या होता है कि शिष्टाचार, ठीक है, यानी कि जो अच्छे काम करते हों, तो राजपूत अच्छे काम करते थे। वेलर यानी कि बहुत स्ट्रांग थे, वो वीर थे, और बहुत ज़्यादा लॉयल थे यानी कि वफादार थे, तो उनके पोएट्स और बार्ड्स उन्हें ऐसा बोलते थे, ठीक है। ओके तो यहाँ पर है कि अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल, यानी कि जो और ग्रुप्स ऑफ लोगों के ग्रुप थे, जैसे कि मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्था, जो कि जो स्क्राइब्स या फिर सेक्रेटरीज की कास्ट के थे। तो ऑल्सो यूज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट। ये लोग भी पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट बने, ठीक है। ये लोग भी राजनीति में इम्पॉर्टेंट बने थ्रू आउट। यहाँ पे पहले इसका मतलब देख लेते हैं। हैबिटेट क्या होता है कि रिफर्स टू द एनवायरनमेंट ऑफ अ रीजन एंड द सोशल इकोनॉमिक लाइफस्टाइल ऑफ इट्स रेजिडेंट, यानी कि कोई भी मतलब लिविंग थिंग है, ये है तो वो अपने इन्वायरमेंट से रिफ़र करती है उस रीजन के, एंड द सोशल मतलब वो जहाँ रहती है ना, उसको ही हम उसको जो उसका मेन है रहने की जगह होती है, उसको ही हम हैबिटेट बोलते हैं। तो नाउ यहाँ पे है थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, a change faster and more complete in some areas than in other। यानी कि इस पीरियड के दौरान क्या था कि बहुत सारे फॉरेस्ट जो थे ना, उन्हें क्लियर करा जाने लगा, एग्रीकल्चर यानी कि खेती बढ़ने लगी, बहुत फास्ट जल्दी जल्दी चेंज हुआ, ठीक है। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। अब भाई उनके हैबिटेट में अगर चेंजेस आएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स यानी कि जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, उनको अपना माइग्रेट यानी कि किसी और जगह पे जाके रहना होगा। कोई कुछ लोग टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट, यानी कि भाई कुछ लोगों ने क्या किया कि शरीर में लैंड को खोदना स्टार्ट कर दिया, तो यानी कि जो उतना टाइप कह सकते हैं, और पीजेंट्स बन गए। जो न्यू पीजेंट थे ना, जो न्यू पीजेंट ग्रुप्स थे, वो ग्रेजुअली बिगेन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट, chieftain, priests, monasteries and temple। अब यानी कि जो ये ग्रुप्स थे ना, पीजेंट के ग्रुप्स थे जो, ये धीरे धीरे रीजनल मार्केट, चीफटेन, प्रीस्ट, मोनास्ट्रीज इनसे इन्फ्लुएंस होने लगी, यानी कि इनसे प्रभावित होने लगी, ठीक है। और वो फिर बन गए बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स यानी कि लार्ज, हमने पढ़ा था ना, बड़ी सोसाइटीज़ का पार्ट बनते गए। कौन? पीजेंट। देखिए अब क्योंकि पीजेंट क्या थे, पहले पीजेंट थे ड्वेलर। कौन से ड्वेलर? फॉरेस्ट ड्वेलर, यानी कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं। फिर अब उन्हें जिससे कि वो माइग्रेट ना हो, जिससे कि वो उन्हें दूसरी जगह पे ना जाना पड़े, छोड़ के ना जाना पड़े अपनी, क्योंकि अगर आपसे कोई कहा जाए कि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ बना रही है बड़ी बिल्डिंग, तो आपको अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे वो आपको दूसरी जगह पे कुछ हर चीज़ प्रोवाइड करे, फिर भी अपनी जगह से जाने का मन नहीं करता, ठीक है। ऐसे ही फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे ना, उन्हें अपनी जगह से नहीं जाते, इसलिए पहले पीजेंट बने, और फिर वो धीरे धीरे बड़ी सोसाइटीज़ में एंटर करने लगे। उन्हें टैक्सेस देने पड़े, ऑफर गुड सर्विसेज। जो लॉर्ड होते हैं, लोकल लॉर्ड यानी कि जो उनके जो लोकल ज़मींदार होते हैं ना, उनको गुड्स सर्विस ये सब प्रोवाइड करने लगे। एज अ रिजल्ट द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस, यानी कि इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस एमर्ज हुए पीजेंट्स में। सम पजेस मोर प्रोडक्टिव लैंड, कुछ तो मतलब कुछ क्या करते थे, मोर अच्छी प्रोडक्टिव लैंड को पजेस करते थे, और कुछ लोग कैटल रखते थे। कैटल यानी कि जो गाय का ग्रुप होता है, उसको कैटल बोलते हैं। एंड सम कम्बाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कुछ अपनी मतलब लैंड में एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते थे, ठीक है, लीन सीजन के दौरान। एज सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएटेड, people were grouped into jatis or sub castes and ranked on the basis of the background and the occupation। अब
जो सोसाइटी थी वो डिफरेंट होने लगी थी, तो पीपल जो थे ना उनको ग्रुप किया जाता था कैसे जाटीज़ में या फिर कुछ कास्ट में उन्हें ग्रुप किया गया उनके बैकग्राउंड्स को देखकर। रैंक वर नॉट फिक्स परमानेंटली, कौन से रैंक पे है वे उसको भी परमानेंटली नहीं फिक्स किया गया। एंड वेराइड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज, उनको कैसे मतलब उनकी जो रैंक थी, उनकी जो कास्ट थी, उनको मतलब कैसे करा गया उसके उनके इन्फ्लुएंस, उनकी पावर को देखिए कितनी पावर है तो ऊंची कास्ट का है, कम पावर है तो नीची कास्ट का है, अच्छा है दिखने में, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित है वो मतलब तो ऊंची कास्ट का है, नहीं है तो नीची कास्ट का है, ठीक है ऐसे। तो and resources controlled by member of jati, the status of the same jati could vary from area to area, यानी कि area to area में भी ये जो जाति नाम की जो कास्ट थी ये वेराई करती थी। now jatis frame their own rule and regulation to manage the conduct of their member। अब क्या होता था ना कि वो ना अपने ही रूल्स बनाने लगे, कौन जाति जो थे वो रूल्स बनाने लगे, अपने रेगुलेशन बनाने लगे कि हम अपने मेंबर्स को खुद देखेंगे, किसी और की ज़रूरत नहीं है, वो अपने खुद रूल्स रेगुलेशन बनाने लगे। अब ये जो रेगुलेशंस थे वो एनफोर्स बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर, यानी कि अब इन रेगुलेशंस को कौन देखता था, एल्डर्स, यानी कि जाति में भी बड़े लोग जो थे वो देखते थे। डिस्क्राइब इन सम एरियाज एज अ जाति पंचायत, जिसका नाम एल्डर्स के ग्रुप को क्या बोलते थे, जाति पंचायत, ठीक है। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेजेस, लेकिन जाति को भी अपने विलेजेस के रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय अ चीफटेन, बहुत जो विलेजेस थे ना ऐसे बहुत सारे जो विलेजेस थे उनको एक चीफटेन जो था ना वो गवर्न करता था उनको, मतलब उनका हेड था। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, यानी कि वो एक साथ में छोटी सी यूनिट बना देते किसकी, स्टेट की। नाउ यहाँ पे है रीजन एंड एम्पायर, तो यहाँ पर ना कि लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलाज, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा 6th के, यानी कि देखिए मतलब चैप्टर 2 में कि चोलाज के बारे में, चैप्टर 3 में तुगलक्स के बारे में, चैप्टर 4 में मुगल्स के बारे में है। एनकम्पास्ड मैनी रीजन, अ संस्कृत प्रशस्ति